भारत, मैं मानता हूँ कि एक एंशिएंट सोसाइटी है। यहाँ का सामाजिक जीवन भी बहुत हजारों साल की अपनी एकता और समान समझ के साथ बढ़ा हुआ समाज है। इसको समझना यूरोप या उसके एक्सटेंशन अमेरिका के नज़रिए से देखने से नहीं चलेगा। वहाँ के न्यूड क्लब्स और यहाँ के जैन दिगंबर संत दोनों की प्रेरणा में एकदम अलग ही चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जो वहाँ की समझ से नहीं आएगा। और वो तो फिर भी केवल सेटलर सोसाइटी है। वो इस एंशिएंट सोसाइटी के बारे में समझने में नाकाम रहें तो क्षम्य है, वो पार्डनेबल है, एक्सक्यूजेबल है। इसलिए हम लोग जब सोचेंगे, अपने ढंग से सोचेंगे, तो हमें लगता है कि 2000 साल तक एक प्रकार रहा होगा, विगत 1000 साल तक एक प्रकार रहा होगा, 500 साल में कुछ और प्रकार रहा होगा। जब 500 साल कहता हूँ तो उसके बाद कॉलोनियलिज्म का फेज शुरू होता है। 1000 साल कहता हूँ तो मैं महमूद गजनवी की बात सोचता हूँ दिमाग में। 2000 साल सोचता हूँ तो सिकंदर की बात सोचता हूँ। और 500 साल के बाद भी, लेकिन भारत में जो मैंने कहा बहुत बड़ा गुण है, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय और भी कई आइडेंटिटीज, सब आइडेंटिटीज, इन सबको सिंथेसाइज करने और सबके बीच एक धागे के समान कॉमनैलिटी ऑफ ट्रेड्स, वैल्यूज, गोल ऑफ लाइफ, इसको ठीक ढंग से संचालित करने में भारतीय समाज की अपनी खासियत है, ऐसा मैं देखता हूँ। और इसी आधार पर जब देखेंगे तो वो खासियत किन्हीं भी कारणों से कमज़ोर जब होती है तो जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, 4 फैक्टर्स जो अदरवाइज विविधता की खुशबू पैदा करते हैं भारतीय समाज में, जिसको प्लूरलिज्म कहा जाता है, उसमें रिलीजन का भी एक कंटेंट है, रिलीजियस प्लूरलिज्म। वो भी भारत की विशेषता है, जिसमें जियो कल्चरल जो ताकत है वो भारत के बाहर उपजे मजहबों को भी, जो एक्सक्लूसिव जुडाइक थिंकिंग, जो सेमेटिक रिलीजन्स के नाम से, जिसको मैं हिंदी में ही संस्कृति कहता हूँ, कि मैं ही ठीक, मेरा ही भगवान भगवान, तुम्हारा भगवान शैतान, हमारे ही रास्ते चलो तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ये ही संस्कृति के हिस्से हैं। भारत में उन सबको भी ठीक ढंग से एसिमिलेट कर कर भारत की इंक्लूसिविटी के चाशनी जलेबी के समान बना देना, ये भारत की खासियत है। फिर भी दिक्कतें आती हैं, जिसमें डेमोग्राफी, रिलीजन, इसका भी अपना कुछ रोल हो जाता है, जिसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस वो भी कारण होते हैं। इसीलिए हम कहीं बामियान भी देखते हैं, हम कश्मीर भी अलग ढंग का देखते हैं, जिसमें कश्मीर के लोगों को केवल किन्हीं कारणों से नहीं, विशिष्ट संप्रदाय का होने के कारण असुरक्षित होकर आना पड़ता है। कोई और कारण क्या होगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अलावा, जब कल वाराणसी में बम विस्फोट होता है, और कोई विशेष कारण नहीं। इसका अर्थ ये है, भारतीय समाज जब जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बरी होकर चलने की स्थिति में आया, जैसे 1700 से 1892 तक भी भारतीय समाज जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदायों के बीच एकता को एस्टैब्लिश करता हुआ, एसिमिलेट करता हुआ, एक कोहेसिव एंटिटी के नाते से अपनी सामाजिक जीवन यात्रा करता ही रहा। 1894 में ब्रिटिश कलेक्टर के इनिशिएटिव पर फिर से दंगे होने शुरू हुए। 1857 में बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानने में किन्हीं को भी विशेष एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़ाई ही एक प्रकार की थी, जिसमें रोटी कमल के योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, और उस लड़ाई को ट्रिवियलाइज करके राजे रजवाड़ों की अपनी सुरक्षा की जंग ऐसा मानना उस लड़ाई के बारे में इनजस्टिस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 1707 से लेकर चलता हुआ समाज, उसमें संप्रदाय, इस्लामी संप्रदाय भी था,
ईसाइयत तो और कम थी, लेकिन इस्लामी संप्रदाय भी उन्हीं रीति रिवाजों से गाइड होता था जो स्थानिक समाज के थे। लोकल कस्टम्स ही डोमिनेंट थे सब चीज़ों की दिशा तय करने में। इसलिए विवाह, उत्तराधिकार, तलाक ऐसे कुछ मसले छोड़ दें, आज भी इस्लामी समाज साथ ही है शेष भारत के साथ। उनको कोई किसी को, न भारत को उनसे दिक्कत है न उनको इनसे दिक्कत है, ऐसा अनुभव आता है। और इसी में आगे देखें तो शरीयत वाला विषय 1919-20 में ही तो विशेष तौर पर आया, ऑप्शन के नाते लाया गया। 1937 में ही शरीयत सभी के लिए आवश्यक है या मैंडेटरी है, ये बात लाई गई। इन सब के पीछे 1894 के दंगों को देखेंगे, डिवाइड एंड रूल की बात सोचेंगे, तो ये तथ्य सामने लाने की ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा गौकुशी अंग्रेज़ों के द्वारा उनके खाद्य पदार्थ में बीफ मेन स्टेपल फूड होने के कारण हुई, उतनी 400-450 साल के स्टेबिलाइज्ड इस्लामी सल्तनतों के अधीन भी भारत में नहीं हुई। मैन कैटल रेशियो का जो फॉल हुआ है वो बाद के 100 वर्षों में इतना ज़्यादा हुआ जो उसके पहले 400-425 वर्षों में नहीं हुआ। हम इन सब पहलुओं को जब गहराई से और देखते हैं तो इसमें ही वो जो डिवाइड एंड रूल था, इसमें समाज में एकता, एकात्मता स्थापित करने की बजाय डिवाइड एंड रूल वही बात इनहेरिट हो गई वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में। और उसमें आगे इतना विशेष हिसाब बनता चला गया, माहौल ऐसा बनता चला गया कि नेशनलिज्म वाज ब्रांडेड कम्युनलिज्म एंड माइनॉरिटीज़म गॉट इन द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म। ऐसा होने लगा, उससे देश की दिशा और भ्रष्ट होती, उससे लाभ नहीं नुकसान बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा था। जैसे आज अफगानिस्तान में राम राज्य की बात कहें तो जल्दी किसी को समझ में ना आवे। ये होता है डेमोग्राफिक चेंज का असर, जिसको भी हम अंडर वैल्यू करके देखेंगे तो भारत को भारतीय समझ के अनुसार हम चलाने में कामयाब नहीं होंगे। इसी को हम ध्यान में रखेंगे तो भारत को पांथिक मजहबी विषय से विशेष लड़ाई कभी भी नहीं है, न होगी ही, क्योंकि भारत का सामान्य आदमी है, जहाँ भी पूजा स्थान होगा उसको आदर से ही प्रणाम करेगा। इसलिए मज़ार हो, मौलवी हो, कोई सब उनके लिए अच्छे पवित्र हैं। ये स्थिति भारत की बनी हुई है, ये भारत की अपनी तासीर और ताकत के कारण है, ऐसा मेरा मानना है। तो राम जन्मभूमि की जो बात आई मेरे दिमाग में तो सीधा था कि राम राज और उसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, और देश की तासीर तेवर ज़रूरत के हिसाब से पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमी, ये सब कैसे पुनर्गठित हो, उसके लिए मैंने सोचा था कि सबके लिए एक अपीलिंग बात राम राज की होगी, क्योंकि आज भी चेरिश्ड है। गांधी ने भी वही राम राज की ही बात की थी। राम राज को उन्होंने ग्राम राज्य के साथ, स्वराज के साथ जोड़ा था, और मैं ऐसा मानता हूँ इसी दिशा में बात चलना था। बात कहीं और चली गई ऐसा लगता है, और राम जन्मभूमि का विषय 6 दिसंबर को एक दूसरा ही मोड़ ले गया जो आयोजकों के लिए भी अपेक्षित नहीं था। आप इसको ऐसे अपेक्षित क्यों नहीं था, वाई डिडंट दे एक्सपेक्ट दिस, इस बात को अगर आप सोचें जिसके कारण उनको आप नासमझ या कम समझ वाले कहें तो ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कैडर मूवमेंट के लोग मास मूवमेंट की डायनामिक्स और हीट का अंदाज ही नहीं कर पाए। उनका ये सोचना कि टोकन कार सेवा होगी, ये उनका बहुत ही रॉन्ग एस्टिमेशन, असेसमेंट ऑफ द हीट ऑफ द सिचुएशन था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 6 दिसंबर वो अप्रिय था। मैं मानता हूँ इट शुड नाइदर बी कंडेम्ड नॉर बी कंडोन्ड। इसलिए जो इसको शौर्य दिवस कहते हैं मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। जो इसे कलंक दिवस कहते हैं उनको भी मैं नादानी मानता हूँ। हाँ, 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 मुलायम सिंह जी की सरकार के समय कोई परिंदा पर नहीं मार सकता कि जब चुनौती हुई
तो उस समय जो लोग गुंबद पर चढ़ गए उनको तो आप एक हद तक शूरवीर सब्जेक्टिवली कहना है तो कहें। 6 दिसंबर के दिन उपस्थित जो हिस्सा था वो मंच पर लोगों के निर्देश को तोड़ ताड़ कर चले गए, और जो रक्षा के लिए रखे गए थे वॉलंटियर वो खुद भी शामिल हो गए। इसको तो कोई बहादुरी नहीं कही जा सकती। लेकिन मैंने कहा था देयर आर लेसन्स टू बी लर्न्ड by the politicians that minoritism in politics is a very dangerous idea. It wrecks the integrity, unity of the minds and therefore the society and the nation. मेरा मानना था कि नौकरशाही, इसका जो इनर्टनेस है ये बहुत नुकसानदेह है। प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनना बहुत बड़ा नुकसान कर गई। तीसरा, जुडिशियरी की फिर जिम्मेदारी न लेकर टालम टोल की नीति। कोई कारण नहीं था कि 11 दिसंबर को पोस्टपोन करते। अंडरस्टैंडिंग द हीट ऑफ द सिचुएशन, आर्टिकल 143 के तहत तुरंत उनको फाइंडिंग देनी चाहिए थी जो वो दे सकते थे, दे डिडंट। उन्होंने भी बक स्टॉप्स देयर वाला फॉर्मूला सोचा ही नहीं, तो नतीजा और ख़राब हो गया। मैं मानता हूँ इनमें से हर एक को लेसन्स लर्न करने लायक है, तभी हमारा देश जो आज की ताकत है उसको हम बहुत ज़्यादा पेशेंस भी टेस्ट न करें। क्योंकि लंका में जो बुद्ध करुणा का संदेश दे गए, उन्हीं का फॉलोवर बुद्ध का वो प्राइम मिनिस्टर के आगे बौद्ध भिक्षु हत्या करने चल पड़ा था और मार दिया था बंदर नायके को। इसलिए किसी भी समाज का पेशेंस बहुत टेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इतना मानता हूँ। और इस दिशा में जो आगे चले, एक बात केवल कहूँगा, मुरारी बापू ने एक बार बात कही कि मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ, मस्जिद में राम कथा कहने की इजाज़त दीजिए। भारत की तासीर यही है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता में 4 और बढ़ गए तो किसी को क्या भला एतराज़ होगा। बात उससे ज़्यादा कहीं बड़ी या गंभीर या गहरी है, जो विदेशी इन्फ्लुएंस के कारण अधिक कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आज अर्जेंट एड्रेस ज़रूरी है, ये समय का तकाजा है, प्रॉब्लम एक्यूट है। कल की वाराणसी की घटना फिर एक बार उसी बात को अंडरलाइन करती है। मैंने संक्षेप में अपनी बात अभी पूरी की, फिर आगे देखिए।